नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा बहनों भाइयों, जब आपको ये बताया जाए कि आप सर्वाधिक विपत्ति के वक्त आपको लूट लिया गया। आपकी गाढ़ी कमाई का टैक्स अधिकारियों ने, नेताओं ने और एक सिंडिकेट ने मिलकर लूट लिया। वो भी तब जब आप अपने सबसे खराब वक्त यानी कोरोना काल के दौर में गुजर रहे थे, जिस वक्त आपको रोजी रोटी के लाले थे, आप बीमार अस्पतालों में पड़े हुए थे, आपके परिजनों को बेड नहीं मिल रहा था, आपके परिजनों को पल्स ऑक्सीमीटर नसीब नहीं था, जब आपको पता नहीं था कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक उसी वक्त एक संगठित गिरोह बनाकर उत्तर प्रदेश में अधिकारियों, नेताओं और फर्जी फर्मों ने आपको लूट लिया। आपके धन की डकैती डाली गई, खुलेआम डाका और भ्रष्टाचार हुआ। और इस भ्रष्टाचार का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि शायद ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़े मैग्नीट्यूड का घोटाला माना जाएगा, क्योंकि ये घोटाला गांव-गांव तक पहुंचा है। हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका, हर नगर निगम के एक एक वार्ड तक पहुंचा है। ये घोटाला है कोरोना किट स्कैम। इसमें पल्स ऑक्सीमीटर, नॉन कॉन्टैक्टेड इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर खरीदे गए थे। इतने व्यापक, संगठित और बड़े पैमाने पर यह घोटाला हुआ है बहनों भाइयों की आप और हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक बड़ा है। मैं अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं, यह हमारी आपकी कल्पना से भी अधिक बड़ा घोटाला है जो अंजाम दिया गया है। और यह बड़े संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से संरक्षण देकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इस घोटाले का मैग्नीट्यूड 1000 करोड़ भी हो सकता है, 2000 करोड़ भी हो सकता है, या अभी अमाउंट के बारे में कोई आकलन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं जहां पर यह खरीद हुई। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और इनके वार्ड तकरीबन 1100 ऐसी और चिन्हित हुए हैं जहां पर यह परचेज हुई है। इसका स्तर बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह संगठित तरीके से यह भ्रष्टाचार कराया गया है और शासन स्तर के अधिकारियों की जानकारी में यह सब कुछ हुआ है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दस्तावेजों के साथ यह प्रमाणित करूंगा कि यह घोटाला किस प्रकार से अंजाम दिया गया है। मेरे पास थोड़े मोड़े नहीं, पूरे बंडल का बंडल फाइलें हैं जिनमें यह घोटाला दर्ज है। मैं कुछ घोटालों का जिक्र भी करूंगा, कुछ पेपर्स भी दिखाऊंगा आपको, कुछ जांच रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा और कुछ अधिकारियों की व्हाट्सएप के डिटेल्स भी इस फाइल में दर्ज हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि घोटाले को कितने व्यापक, संगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लूटा गया, वो भी तब जब आप अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा खुलासा होने के बाद, इतना बड़ा घोटाला खुलने के बाद भी एक भी एफआईआर उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। यह उनकी मंशा पर सवाल खड़े करता है जिन्होंने यह नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। खुला भ्रष्टाचार है ये। और थोड़े मोड़े कागज नहीं बहनों भाइयों, फाइल की फाइल, बंडल का बंडल है मेरे पास, मैं उसको दिखा सकता हूं। और ऐसा नहीं कि ये मेरे पास, ये सरकारी कागज है, मैं खुद खोज कर नहीं लाया हूं। ये सरकारी दस्तावेज, सरकारी फाइलों की फोटोकॉपियां हैं जो ये बताती है कितने संगठित तरीके से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। तो कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? कार्रवाई क्या की गई उनके खिलाफ? और सबसे बड़ी बात यह कि एक भी एफआईआर नहीं। क्या कारण है भाई? किसको बचाना चाहते हो? कौन है वो खास जो बचना चाहता है? किसने खाए हैं ये पैसे? कोरोना काल में भ्रष्टाचार, उन लोगों को लज्जा भी नहीं आई, शर्म भी नहीं आई, थोड़ा सा आत्मग्लानि भी नहीं महसूस हुई कि अरे किसका पैसा खा रहे हो? गरीब का, जो मर रहा है, जो पैदल चलकर घरों में पहुंचा है, जो बेबस है, जो लाचार है, जिसको पता नहीं कि कोरोना क्या है और उसको हो गया, उसकी जांच किट में घोटाला कर लेते हो। और एक भी एफआईआर नहीं होती है, किसी पर कार्रवाई नहीं होती है, एक भी गिरफ्तारी नहीं होती है, एक भी रिकवरी नहीं होती है। यह तो अद्भुत है। शायद इस तरह की लापरवाहियां और इस प्रकार से संगठित लूट पहली बार हुई है, और सब के सब दस्तावेजी प्रमाणों के साथ। पहली बात, जब मार्च में इसको पैंडेमिक घोषित किया गया तो मार्च से लेकर 26 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के नोडल डिपार्टमेंट पंचायती राज विभाग, सवाल नंबर 1, पंचायती राज विभाग ने जुलाई के आखिरी हफ्ते तक रेट, मेक और ब्रांड, इसकी कीमतें तय क्यों नहीं की थी?
पहला शासनादेश बहनों भाइयों कब जारी हुआ कि ये पूरा पैकेज पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर का, उसकी रेट जानते हैं कब निर्धारित की गई? 24 जुलाई 2020। ये शासनादेश की कॉपी मेरे हाथ में, अगर कोई मुझे झुटलाए मैं उसको चुनौती देता हूं, आओ और मुझसे बात कर लो और ये कागज देख लो। ये 24 जुलाई 2020 का पत्र है अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का। ये नोडल अफसर हैं, जो कुछ भी परचेज होनी है उसके ये नोडल अधिकारी भी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं। इन्होंने पहला शासनादेश कब जारी किया कि पूरी किट 2800 की लेनी चाहिए? 24 जुलाई 2020। पैंडेमिक कब आया? मार्च में। यानी मार्च से लेकर 24 जुलाई तक लूट की छूट किसने दी? शासन में बैठे अफसरों ने। तो ये हुआ संगठित भ्रष्टाचार। प्रमाण मेरे हाथ में, जिसको चाहिए ले ले, कहिएगा तो इसको सार्वजनिक भी कर दूंगा। और ये मैंने तैयार नहीं किया, ये शासन की फाइलों में दर्ज है। मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, इंसान मर जाते हैं, कागज नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है और जिंदगी भर आपका पीछा करता है, जहन्नुम तक आपका पीछा करता है। ये कागज है। तो कोई बताए कि मार्च से लेकर जुलाई तक कोई शासनादेश रेट मेक ब्रांड का क्यों नहीं जारी किया गया कि कौन से रेट का खरीदा जाएगा, कौन सी मेक का खरीदा जाएगा और किस ब्रांड का खरीदा जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि फिर जिलों को खुली छूट मिल गई, और खुली छूट मिली तो वहां बेईमानों की तो टोली बैठी हुई है लूटपाट करने के लिए। भयानक भ्रष्टाचार हुआ हर जिले में, हर वार्ड में, हर गांव में, हर नगर पंचायत में, हर नगर पालिका में, हर विकास खंड में, हर तहसील में अपने हिसाब से लूट हुई। डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सचिव और प्रधान, इनके एक सिंडिकेट ने मिलकर भयानक भ्रष्टाचार किए हैं। उत्तर प्रदेश के 65 जिलों की रिपोर्ट अब तक आ चुकी है जहां यह भ्रष्टाचार बहनों भाइयों खुला है। जो सामान 2800 का खरीदा जाना चाहिए, जो सामान 2200 का खरीदा जाना चाहिए, वो 9000, 10000, 15000 और किसी ने तो 20000 में खरीदा है। 5 गुना ज्यादा कीमतों पर खरीदा गया है। और ये 1-2 ग्राम पंचायतों में नहीं हुआ, गलतफहमी से बाहर आइए। ये 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 1100 से ज्यादा नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम और उनके वार्डों में हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह संगठित भ्रष्टाचार है। और निश्चित तौर पर किसने खाए हैं पैसे, दलाली किसने खाई है इसमें, उसके चेहरे बेनकाब किए जाएं और बताया जाए कि 24 जुलाई के पहले तक रेट निर्धारित क्यों नहीं किए गए थे, जिला अधिकारियों को छूट क्यों दी गई थी। और जिला अधिकारियों से सवाल इस बात का है कि उन्होंने प्रिक्योरमेंट नॉर्म्स का पालन क्यों नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2, अगर शासन ने कोई आदेश नहीं दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने कौन से नॉर्म्स का पालन किया? नहीं किया। जिसकी जो मर्जी उस रेट पे खरीद ले, कमीशन सेट हो जाए सबका बस। कई जिलों से तो प्रधानों ने जो जानकारी दी है, आपके होश उड़ जाएंगे। 50%, 60% कमीशन खाया गया है। भयानक भ्रष्टाचार है, भयावह भ्रष्टाचार है, घृणास्पद भ्रष्टाचार है। गरीबों का खून चूस लिया गया, उनके टैक्स की गाड़ी कमाई को खा गए, बेईमानी कर ली गई। ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये तो भ्रष्टाचार की आती है जो कुछ भी दिखाई पड़ी है। और मुझे हैरानी होती है इस तरह के कार्यों को लेकर कि ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। और अब तक एक भी एफआईआर नहीं। क्या कारण है भाई? किसको बचाया जा रहा है? इस कोरोना घोटाले के असली गुनाहगार के चेहरे से नकाब क्यों नहीं खींची जा रही है? अच्छा, ये तो हुआ डिस्ट्रिक्ट की बात। अब और मजेदार बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में पीपीई किट सब स्टैंडर्ड अधोमानक खरीदे गए, जिसकी वजह से तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के शिकार हुए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये फाइलें बोल रही हैं। इन फाइलों में दर्ज है कि अधोमानक किट खरीदी गई और अभी उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने खरीदी। लिखत पढ़त में ब्यौरा है, और ये ब्यौरा मेरा नहीं है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से लेकर उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे तक की दस्तखत हैं इसमें। खरीदा किसने है? मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन। उसकी एमडी हटा दी गई है, लेकिन उसको इनाम देकर इटावा का कलेक्टर बना दिया गया। ये पीपीई किट घोटाला, ये अलग घोटाला है और इसमें दर्ज है, ये कागजात है, ये फाइलें हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई इस पे, ना कोई किसी प्रकार की जांच हुई। दूसरी बात, अब मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का कारनामा सुनिए साहब। मैं तो कागज दिखाते दिखाते परेशान हो जाऊंगा अब आपको, शायद मुझे अकेले ही डिबेट ना करनी पड़ जाए कहीं। इतने घोटाले हुए हैं और घोटालों के कागजात की पूरी श्रृंखला चलकर चली आई है। अच्छा, जब आप इस तरह की खबरें दिखाएं तो आपको अपने आप लोग कागज दे जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने 5200 रुपये में
पल्स ऑक्सीमीटर थर्मामीटर खरीदा, कितने में? 5,200 में। और कोरोना किट कितने में खरीदी जा रही है? 2800 में पूरी किट आएगी। और उत्तर प्रदेश का मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन 5200 रुपए में सिर्फ थर्मामीटर खरीदेगा, और भी थोड़े मोड़े नहीं, हजारों की संख्या में खरीदे गए। बहनों भाइयों, ये एक संगठित भ्रष्टाचार है, संगठित लूट है, और ये संगठित तरीके से इस तरह की लूट को अंजाम दिया गया, और इसमें जो लोग भी सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से फिलहाल परहेज किया जा रहा है। और आप देखिए कि इसमें तकरीबन 1392 रुपए का एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा गया है, 1392 रुपए का। और कितने खरीदेंगे? 3000 का परचेज ऑर्डर तो मेरे हाथ में है। एक तो ये हुआ। दूसरी बात यह कि जिलों को आपने इतना निरंकुश क्यों छोड़ा कि उन्होंने अपने हिसाब से, अपने रेट के हिसाब से काम किया? और दूसरी बात यह कि जिलों में अगर आपने अधिकार दिए तो उन अधिकारों का दुरुपयोग अगर जिलों में हुआ तो जिलों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अब मैं आपको वो कागज दिखाता हूं कि नॉन कॉन्टैक्टेड थर्मल स्कैनर, जिनसे आप बंदूक वाला बुखार नापते हैं ना, वो 5200 रुपए में खरीदा है। किसने खरीदा है? मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी सरकारी संस्था। 5200 रुपए में इसने खरीदा है एक। तो अगर ये 5200 का खरीद रहे तो कलेक्टर खरीद रहा है 9000 में, तो उसकी क्या गलती? फिर वो भी गलत नहीं है, उसने भी भ्रष्टाचार किया, इन भाई साहब ने भी भ्रष्टाचार किया। तो कोई हिसाब होगा सरकारी खर्चे का, सरकारी पैसे का। मैं हैरान हूं, कितने पेपर आपको दिखाऊं, मेरे टेबल में बिखरे पड़े हैं कागजात इनके भ्रष्टाचार के, बेईमानों के, घोटालों के। ये पेपर मीडिया तक में आ गए हैं पर सरकार को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, ये सब सरकारी कागज, और एक के खिलाफ भी FIR नहीं है। कमाल हो गया ये। मतलब इस प्रकार का भ्रष्टाचार ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, ये पहली बार मैंने भी जाना। और ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, एक के खिलाफ भी नहीं। SIT बना दी गई है जो 10 दिन में जांच रिपोर्ट देगी। वो 58,000 ग्राम पंचायतों की कौन सी जांच कर लेगी, जिसमें 3 IAS अधिकारी हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है। वो क्या कर लेंगे? कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं, कौन सी जांच कर लेगा? कोई एक्सपर्ट नहीं है, कौन सी जांच कर लेगा? ये किसको गुमराह किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दलाली किसने खाई और किस दलाल को बचाया जा रहा है, यह गंभीर प्रश्न है। क्योंकि कुछ ही फर्म हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर बेचा है। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई चाय की दुकान में चलती है, कोई इंटर कॉलेज से चल रही है। कमाल है, मतलब अद्भुत है ये। तो आज इसी की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास तो बोलने को इतना कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे भाई लोग जो डिबेट का हिस्सा हैं वो भी बोलें और वो भी अपने अपने अनुभवों को साझा करें। मेरे साथ आज की डिबेट में अब्दुल हफीज़ गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, भाई OP सिंह जी BJP के प्रवक्ता हैं और बड़े अच्छे पत्रकार भी रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, विजय शंकर पांडे उत्तर प्रदेश के बड़े मशहूर IAS अफसर रहे हैं, डॉक्टर अनूप अग्रवाल NH सेल के IMA के चेयरमैन हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आवश्यकता से ज़्यादा अधिक समय आप लोगों का ले लिया अपनी प्रस्तावना में। उसका कारण ये था कि जनता को ये बताना ज़रूरी था कि दरअसल ये घपला और घोटाला हुआ कैसे। भाई OP सिंह, आपने तो नारा दिया था कि न भ्रष्टाचार न गुंडाराज। गुंडाराज तो खैर हम लोग हर घंटे देख रहे हैं, भ्रष्टाचार का तो ये खुला उदाहरण है। अब मतलब मैं क्या पूछूं सवाल, आपसे बताओ। ब्रजेश जी, आपने खुद बहुत ज्यादा आपने कागज दिखाया है और बताया है आपने कि बंडल का बंडल हमारे पास। लेकिन ब्रजेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी कार्रवाई बड़ी हुई है, देश के किसी प्रदेश में नहीं हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, भ्रष्टाचार के जो भी मामले आए हैं उनमें उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। नंबर 3 कि आप ये देखिए कि 3.5 साल के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में 800 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और 325 सेवा मुक्त हुए। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि जो आप बंडल और जो कागज दिखा रहे हैं मैं उससे असहमत, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ ज्यादा ही बंडल कागज आप दिखा रहे हैं। 65 से 65 किलो आप बता रहे भ्रष्टाचार हुआ है। अरे ठीक है, कुछ जिलों में हो सकता है कि हुआ, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो बचेगी नहीं। 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि जब ये कोरोना महामारी प्रदेश जी आई तब हम आप 965 मास्क कितने में खरीदते थे, आज कितने में खरीद रहे हैं? सेमी में खरीदते थे, आज कितने में खरीद रहे हैं?
वेंटिलेटर जो प्रदेश ओपी सिंह जी, मुझे के मार्केट इकोनॉमिक्स मत बताइए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी वस्तु की प्राइस फिक्स करें और उसकी उपलब्धता कराएं। और ये बात मैं विजय देखिए, शंकर पांडे विजय से जी, तस्दीक सुनिए। करा दूंगा। 39 साल नौकरी की है, सुनिए, उनसे सुनिए। सब तस्दीक कराऊंगा, आप तसल्ली रखिए। नहीं, सुनिए सुनिए, ये जब महामारी शुरू हुई विदेश जी, तो जो देश के अन्य प्रदेशों में जो पीपी किट की और अन्य चीजों की खरीदारी हुई, मैं इससे इनकार नहीं करता कि उत्तर प्रदेश में उस रेट में खरीदारी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, हम पीपी किट से लेके मास्क से लेके सैनिटाइजर से लेके वेंटिलेटर तक। अच्छा, एक काम करो, सुनो, आप तो जर्नलिस्ट रहे हो ना, आप तो मेरे भी सीनियर रहे हो। भाइयों बहनों, मैं बता दूं, ये पत्रकार रहे हो ओपी सिंह जी। अच्छा ठीक, अब ये सच्ची बात स्वीकार करेंगे। ये है सीएमओ बहराइच का पत्र, जिसने 2500 रुपए में इंफ्रारेड थर्मल खरीदा था मार्च महीने में, जब पैंडेमिक आया था। कितने में? 2500 रुपए में। और ये मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन का पत्र, जो अप्रैल में 5200 रुपया का खरीदता है। अब मैं बताओ, दोनों सरकारी हैं, अब मैं क्या करूं? अपने मुंह में टेप लगा लूं, ये चुप हो जाऊं? आप बताओ। नहीं ब्रजेश जी, मैं आरोप को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वाला, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, मैं आपको चुनौती देता हूं भाई ओपी सिंह, और आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आप मेरे सीनियर रहे हो, इस नाते भी आपका अतिरिक्त सम्मान। लेकिन एक एफआईआर करके दिखाओ मुझे, एक एफआईआर होगा। एसआईटी जांच कर, जहां भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, उनकी एसआईटी जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई तो होगी। हमने देखा, महोबा में भी आपने एसआईटी बनाई है, और उस एसआईटी में एक ऐसा अफसर रखा है जो खुद रंगदारी के आरोप में हटाया गया अभी कुछ महीने पहले। मुझसे पोल मत खुलवाइए। नहीं, हो सकता है, मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी अधिकारी को नहीं जाना, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि एफआईआर करिए और इसकी जांच सीबीआई को दीजिए। नहीं ब्रजेश जी, एक बात सुन लीजिए, ये भारतवर्ष का पहला प्रदेश है जिसके मुखिया ने अपने पिता के देहांत होने पर कोरोना काल में छोड़ करके नहीं गए। भैया तो इमोशनल कार्ड मत खेलिए, आपने जो कांड किया है उसका जवाब दीजिए। इमोशनलिज्म से देश नहीं चलता मेरे दोस्त, आप मेरे सीनियर रहे हो, सुन तो लो। इमोशनलिज्म से देश नहीं चलता। मैं बहुत भावुक हूं और मैं अपना काम अच्छे से ना करूं तो मैं किस काम का? फिर भावुकता में मत बहिए, फैक्ट पे बात करिए, फैक्ट पे बात करिए। मैंने कहा कहीं गड़बड़ी हो सकती है। ओके सुरेंद्र राजपूत, ओके ऑल राइट। अब आपके मित्र को मैं बुलाता हूं, आपके सबसे प्रिय मित्र को मैं बुलाता हूं, सुरेंद्र राजपूत जी को। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, मैं हैरान हूं, स्तब्ध हूं, और इस घोटाले का मैग्नीट्यूड और जितना मेरे टेबल पे कागज बिखरे पड़े हैं, मुझे लगता है मैं कहां से समेटूं और कौन कौन सी बात आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दूं। कमाल हो गया ये तो। एक लाइन की बात है ब्रजेश जी, आप अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि भ्रष्टाचार खुले। भ्रष्टाचार जैसे खुलेगा, नीचे से लेकर के ऊपर तक, कहते हैं ना कि इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है, ये अधिकारी से लेके नेता तक, मंत्री से लेके संतरी तक, और बड़े बड़े मंत्रियों के कार्यालयों तक ये आंच है। आपने 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं कि कुछ फर्में हैं। वो फर्में हैं किसकी? मैंने एक दिन 2-3 दिन पहले आपसे ही कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को, गांव के कार्यकर्ता को आत्मनिर्भर बनाने का घोटाला है। ये देश का नहीं, ये प्रदेश का नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला है। और इसमें देखिए फ्रॉड कैसे कर रही है सरकार। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्रॉड। फ्रॉड कैसे कर रही है? कह रही है एसआईटी बना दी, 3 आईएएसओ की एसआईटी। आज तक जीवन में कभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, क्या आईएएस की बनी है या आईपीएस की बनेगी? पुलिस वो करेगी, एसआईटी बनाएगी, या सिविल सर्वेंट्स एसआईटी बनाएंगे? वो एसआईटी बना भी सकते हैं क्या आईएएस? इतना बड़ा फ्रॉड। दूसरी बात, एसआईटी कब काम करती है? जब एफआईआर हो चुकी होती है। ये कौन सी एसआईटी है? अरे हमने इंक्वायरी का नाम एसआईटी कर दिया, क्या कर लोगे आप? मुख्यमंत्री? अरे हमने बदल दिया नाम, आप क्या कर लोगे? प्रमुख सचिव को या किसको? जी हमने बदल दिया नाम, आप क्या कर लोगे? क्या कह रहे ब्रजेश जी? हमने नाम बदल दिया, आप क्या कर लोगे? हाँ बताया ना मैंने, चाहे आप नाम बदल दीजिए, लेकिन बगैर एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन किस चीज का? बताइए, इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? इन्वेस्टिगेशन की पावर है आईएएस को? किस तरीके की बेवकूफी की बातें हो रही है?
ये टीम 11 क्या कर रही है? टीम 11 में टीम 12 कौन सा है? 13 कौन सा है? ये अंडर कवर एजेंट कौन है? और बताऊं आपसे, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें इन्होंने चाहे एंटीजन की किट्स हो, चाहे सारी किट्स हो, जो हरियाणा में, जो राजस्थान में, जो छत्तीसगढ़ में 300-300 रुपए की खरीदी गई, उत्तर प्रदेश में 700-700 रुपए की सप्लाई हुई। जी जी जी, ओके। आप देख ऑल राइट, अब्दुल हफीज गांधी साहब, ऑल राइट, किटें वापस थैंक करनी यू पड़ी। राजपूत जी, प्लीज वेट। ऑल राइट, अब्दुल ये हफीज सारी गांधी जी, चीजें हैं, ये भ्रष्टाचार ये की घोटालों पराकाष्ठा है। घोटालों और का मुझे बात याद है नहीं सब। आता, एक मैंने सुना था खाद्यान्न घोटाला। खाद्यान्न घोटाला भी गांव-गांव हुआ था, पीडीएस सर्विस का सिस्टम का पूरा खाद्यान्न लूटा गया था, बड़ा मैसिव स्कैम हुआ था, पांडे जी को याद भी होगा वो स्कैम। और अब ये घोटाला सामने आया जो गांव-गांव पे हुआ है, वार्ड पे हुआ है, पंचायत पे हुआ है, नगर निगम के हर वार्डों में घपला घोटाला हुआ है। ब्रजेश जी, ये सरकार जो है, ये इनका नारा तो है जीरो टॉलरेंस, पर ये ऑल टॉलरेंस फॉर करप्शन वाली सरकार है। मैं आपको याद दिला दूं, 2017 में मुख्यमंत्री जी बीआरडी हॉस्पिटल गए थे, समीक्षा की थी, और उसके 2 दिन बाद ही पता लगा कि ऑक्सीजन कम पड़ गई। 17 बार ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी ने ऑर्डर दिए थे कि हमें पैसा दे दो, लेकिन नहीं दिए गए थे। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं हो गई थी। उसके बाद आप शिक्षा घोटाला देखिए। शिक्षा घोटाला में जो एसएसपी जांच कर रहे थे उन्हीं को हटा दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का किसी व्यक्ति का उसमें नाम आ रहा था। अभी एनसीईआरटी घोटाला हुआ है, 35 करोड़ की किताबें नकली छापी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, उसका अभी तक मेरे ख्याल से गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। उसके बाद होमगार्ड घोटाला हुआ था, जहां फर्जी मास्टर रोल तैयार कर लिए गए थे और करोड़ों रुपए निकाल दिया गया था। उसके बाद आपने पीपी की घोटाले का जिक्र किया, जिसमें एक पत्रकार को बुलाकर जो है पूछताछ की गई, लेकिन किसी अधिकारी को बुलाकर जो है कोई पूछताछ नहीं की गई। उसके बाद आप देखिए, एक मोजे और जूते वाला घोटाला हुआ था, जिसमें उस वक्त की जो मंत्री थी उनको हटाया गया था। उसके बाद क्या हुआ हमें आज तक जो है आप पता नहीं आया। फिर एक ट्रांसफर पोस्टिंग वाला घोटाला हुआ था। ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में भी जांच कमेटी का ड्रामा किया गया, और उसमें भी मैं समझता हूं कि कुछ होना नहीं है। उसके बाद देखिए मिड डे मील घोटाला हुआ था, जिसको हम नॉन रोटी घोटाला कहते हैं, और उसमें भी आप देखिए कि पत्रकारों के खिलाफ ही जो है एफआईआर कर दी गई। आपको याद होगा कि फतेहपुर में वहां के जो पत्रकार थे, 10-15 पत्रकार क्यों नहीं हो रही है कोरोना किट घोटाले में? 10-15 पत्रकार थे, उन्होंने कोरोना में जो गड़बड़ियां थी उनको उजागर किया था, उन्हीं के खिलाफ वहां के डीएम ने जो है एफआईआर कर दी थी, और काफी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हुई है। ओके, वैभव महेश्वरी, ऑल टॉलरेंस फॉर करप्शन वाली सरकार है। ऑलराइट, वैभव महेश्वरी, ये कितना बड़ा घोटाला है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कौन से लोग सम्मिलित हैं, और आपके पास इसके क्या दस्तावेज हैं और क्या सबूत हैं? 2 लोगों की तारीफ के साथ अपनी बात कहना चाहूँगा। एक तो आपकी, जो आप थक नहीं रहे हैं इस घोटाले को लगातार आगे ले जाने में, और दूसरे हमारे भाजपा के प्रवक्ता की, जो थक नहीं रहे हैं इसको डिफेंड करने में। और ये जो एसआईटी बनाई है इन्होंने, सेटलमेंट ऑफ इलीगल ट्रांजैक्शंस, तो इसका जो काम है ना, मैं एक आइडिया देता हूँ सर कि एसआईटी कैसे सफल हो सकती है। 3 अधिकारी कैसे इन 65 जिलों की जांच कर सकते हैं। वो ये पता लगाने के बजाय कि दोषी कौन है, वो ये पता लगाएं कि दोषी इनमें से कौन नहीं है, तो उनका काम जल्दी हो जाएगा। 10 दिन में वो पता लगा लेंगे, क्योंकि वो बहुत कम लोग रहेंगे। 65 जिलों में घोटाला आ गया है, 1,10,000 गाँवों में ये सप्लाई जानी थी, तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे तक हर लेवल पर बहुत छम के खुला बेशर्मी से लूट की गई है। ऐसे में एसआईटी ये पता नहीं लगा पाएगी 10 दिनों में कि कौन कौन दोषी है। वो तो हजारों लोग निकलेंगे, लाखों लोग निकल सकते हैं, लेकिन ये पता लगाया जा सकता है कौन कौन दोषी नहीं है। अभी भी इसमें किसने हाथ नहीं धोए हैं इस गंगा में, तो मेरे ख्याल से एसआईटी को उस लाइन पर काम करना चाहिए। घोटाले का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर करें तो 1,10,000 गाँवों में जिस तरह की सप्लाई होनी थी और जिस डिफरेंस के साथ ये परचेज की गई है, ये 1500 से 2000 करोड़ के बीच का घोटाला है। ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में, नगर विकास का बाकी है। नगर की तो बात ही नहीं, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका बाकी है। उसको जोड़ के उसी रेशियो में आप कर दीजिए तो ये पार कर जाएगा। बड़े बड़े घोटालों की लिस्ट में ये भी सम्मानजनक तरीके से शामिल हो जाएगा। मतलब उसको सम्मान दिलाने में कोई कसर नहीं। कोई एफआईआर क्यों नहीं हो रही? मैं हैरान हूं कि जब सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई, मीडिया तक के पास आ गई है, तो एफआईआर कराने में, फोटोकॉपी हम लोग तक आ चुकी है। एफआईआर कराने में फिर क्या होगा कि ये नियत पता लग जाएगी, ये नियत सामने आ जाएगी कि हमें दोषियों को पकड़ना है। एफआईआर तो करनी ही नहीं है। मैंने जैसे कि बताया कि सेटलमेंट ऑफ इलीगल ट्रांजैक्शन बनाया गया है। एसआईटी कोई क्या आपको लगता है कि एसआईटी न्याय कर पाएगी, न्यायोचित जांच होगी, या फिर इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराया जाए? बिल्कुल न्याय कर पाएगी एसआईटी। मुझे लगता है कि जिन जिन अफसरों ने ये इसमें ऊपर से नीचे तक अपने हाथ धोए हैं, एसआईटी उन सबको बचा के ले जाएगी। और जिस पर्पस के लिए लहजे में है कुछ, आज जिस पर्पस के लिए एसआईटी बनाई गई है, मुझे लगता है वो पर्पस पर बिल्कुल योगी जी सॉल्व करके ले जाएंगे। ऑलराइट, विजय शंकर पांडे जी उत्तर प्रदेश के बड़े मशहूर आईएएस अधिकारी रहे हैं और ये 39 साल उत्तर प्रदेश की सेवा की है। इनको प्रशासन का, शासन का बड़ा अनुभव है। भाई पांडे जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद।
आज आपको विशेष तौर पर कष्ट हम लोगों ने इसलिए दिया है कि आप मुझे बताइए कि जब इतने बड़े मैसिव स्केल पर परचेज होनी है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में कोरोना की किट खरीदी जानी है, तो शासन स्तर पर प्रोक्योरमेंट्स के क्या नॉर्म्स होते हैं, जिलों को किस प्रकार से आदेश दिए जाने चाहिए, रेट, मेक और ब्रांड कौन सा लिया जाए, शासन स्तर पर क्या ये बताया जाना चाहिए था, इसका कोई शासनादेश होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो इसमें मैं आपसे इंटरेस्टेड हुई जानने की शासन का और प्रशासन का रोल क्या होना चाहिए था। देखिए ब्रजेश जी, आपने बड़े विस्तार से एक तो इसका जो स्कैंडल हुआ है इसका आपने एक उसका स्वरूप रख दिया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने इतना रिसर्च किया और इतने तथ्य निकाले। मैंने कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। देखिए ऐसा है कि ये 2 जुलाई को ये मुख्य अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने निर्देश जारी किए कि ये इसको गांव में खरीदा जाए, लेकिन उसमें कहीं भी मेक का या उसके दाम का कोई भी निर्देश नहीं था। देखिए ब्रजेश जी, जब कभी भी सरकार खरीद करती है इस तरह से व्यापक तौर पर, तो एक मानक बताती थी जो आप बार बार जिसके वो ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि किस मेक का किस दाम पर मिलता है। देखिए ये इतना आसान काम था कि अभी आप ऑनलाइन शॉप पर किसी पे अभी टाइप करिए, आपको आधा मिनट लगेगा, आपको सारे मेक मिल जाएंगे और सब दाम मिल जाएगा। मोटे तौर पे जो आप बता रहे हैं ये ऑक्सीमीटर 1000-1200 रुपए का मिलता है, और जो थर्मल वाला जो है 1800 से 1500-1800 मिलता है। इस चीज को बताने की में क्या दिक्कत थी जो हमारे शास्त्र में बैठे अधिकारी हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा बिंदु जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताया वो ये कि सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकल सप्लाई, वो कैसे ये कर सकता है कि 5800 रुपए में थर्मल किट ले ले, कैसे कर सकता है, जबकि उसे अच्छी तरह पता है। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अभी गूगल टाइप सर मैं बता रहा हूँ, 5298 रुपया क्या दाम है, 5298 रुपया ये पेपर है सर। जिसको चाहिए मैं भेज सकता हूं व्हाट्सएप पे, सरकार को चाहिए तो उनको, एसआईटी को चाहिए उनको, पब्लिक को चाहिए तो विश्वास उनको। ब्रजेश जी, आपने ये जो तथ्य बताए हैं ये बहुत दुखद है और बहुत जिसे कहते हैं परेशान करने वाले हैं कि कोरोना के समय में भी रिश्वतखोरी लोगों ने नहीं छोड़ा और इसमें भी लोगों ने खाने पीने का भी पूरी व्यवस्था कर ली। और जैसा आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि लाखों लाख ये खरीदे गए हैं, ये सामान खरीदे गए हैं और निर्देश दे दिए गए सिर्फ इतने कि खरीद लो। देखिए हमेशा सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो निर्देश देती है उसमें एक गाइडलाइंस देता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, मैंने इतने साल सर्विस की है, हम लोगों ने अगर कोई निर्देश भेजे तो हमेशा गाइडलाइन उसके साथ बता देते हैं, देखो भाई ये इतने में सामान्यता मिलता है और ये कंपनियां उसको बनाती है। 2 चीजें आपको लिखनी थी, इसको नहीं लिखा गया, वो मैंने सर्कुलर देखा है, उसमें कोई कुछ लिखा नहीं गया और उसके आधार पर सभी पंचायतों को कहा गया कि अपने आप खरीदो। देखिए पंचायतें स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो लाखों का काम कराती हैं, तो उनके अधिकार क्षेत्र में तो आता है 3000-4000 रुपए की सामान खरीद ले, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन इस तरह का चुप्पी साधे रहना और उसके बाद लोगों को पूरी छूट दे देना कि जिस रेट पे चाहो कर लो। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो सरकारी कॉरपोरेशन था जिसमें आईएएस अधिकारी एमडी थी और जिसके प्रमुख सचिव उसके चेयरमैन है, वो अतिरिक्त मुख्य सचिव चेयरमैन है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कैसे 5800 रुपए का खरीद सकता है? ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें निश्चित रूप से दंडित होना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा ब्रजेश जी, जो एसआईटी बनी है सौभाग्य से उनकी जो चेयरमैन है रेणुका कुमार जी बड़ी ईमानदार अधिकारी है। मुझे इस बात में थोड़ा विश्वास है कि वो इस तथ्य को जरूर निकाल देंगी। इसके बारे में हम लोग निश्चिंत रहें कि वो तथ्य तो बता देंगे कि इनके जिलों में किस किस रेट पे लिया गया। लेकिन दूसरी बात जो आएगी कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो, कैसे हो। देखिए ब्रजेश जी, आपका बड़ा लंबा अनुभव है, जांच रिपोर्टें तो कई हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बना के दी। मैंने खुद इतनी जांच रिपोर्टें 28 प्लॉट की और भर्ती घोटाले की सब दी, लेकिन उस पर एक भी आज तक दंडित व्यक्ति नहीं हुआ। तो प्रश्न ये नहीं है कि तथ्य निकल के आप क्या मानते हैं पांडे जी कि ये स्पष्ट प्रमाण है कि भ्रष्टाचार हुआ है और एफआईआर करके किसी बड़ी निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए थी? तब मानते हैं कि आप निष्पक्ष हैं, पारदर्शी हैं आप? मैं ब्रजेश जी बिल्कुल सहमत हूं आपसे। आप 5800 रुपए जैसे आपने बताया,
ये सीधा भ्रष्टाचार का मामला, इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। इस पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच कराई नहीं चाहिए स्वतंत्र एजेंसी से। देखिए ब्रजेश जी, दुखद ये है कि कोरोना काल में भी लोग चोरी नहीं रोक रहे हैं, जबकि लोगों को अपनी जान के वो लाले पड़ गए हैं, काम धंधे चले गए हैं, घरों में लोग बैठे हैं। उस पर भी अगर हम लोग ये नहीं कर पा रहे तो मैं आज बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं उस प्रदेश में काम करता रहा जहां पर कोरोना काल में भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार लोग कर सकते हैं। बहुत दुखद स्थिति है ये। ऑलराइट, मेरे साथ डॉक्टर अनूप अग्रवाल जुड़ चुके हैं इस वक्त, आईएमए के एनएच सेल के चेयरमैन हैं। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक देखिए, हम लोग अभी तक क्या था कि कोरोना कितना बढ़ रहा है इसकी चर्चा करते थे, ठीक। अब देखिए हम लोग का दुर्भाग्य, देखिए वैसे भी हम लोग का दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता। पता नहीं सुरेंद्र राजपूत जी ने क्या ऐसा कर दिया है। अब देखिए हम लोग कोरोना घोटाला कितना बढ़ रहा है इसकी चर्चा कर रहे हैं। कमाल है, मतलब अद्भुत है ये तो। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि अगर मेरी याददाश्त सही है, आपने इस घोटाले की तरफ जब सरकार के कदम 2 महीने पहले बढ़ रहे थे तभी आपने स्मेल कर लिया था, और हम लोग इसी डिबेट में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर सरकार इन चीजों के दाम फिक्स क्यों नहीं कर रही है। जब आलू की कालाबाजारी शुरू होती है, जब प्याज की कालाबाजारी शुरू होती है, तो सरकार दाम तय कर देती है कि भाई इससे ऊपर नहीं बिकेगा। लेकिन आपने देखा होगा जुलाई के पहले सरकार ने न सैनिटाइजर के दाम फिक्स किए, और जो फिक्स भी किए वो जिस रेट पे बिक रहा था उससे भी ज्यादा फिक्स किए। किसी भी नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर के दाम नहीं फिक्स किए, किसी भी मास्क के दाम नहीं फिक्स किए, सर्जिकल मास्क के दाम नहीं फिक्स किए, पीपीए के दाम नहीं फिक्स किए। इस कारण सरकार ने 3 महीने तक लगातार ये घोटाला अपने नाक के नीचे होने दिया। मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं है, ये जो आप खुलासा कर रहे हैं, मुझे पता है ये आप काफी दिनों से इसके लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं अरे डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत की है कि आपने इसको बहुत पहले से इसमें ये कागज लाना आसान नहीं है, बड़ा कठिन होता है। जी जी जी, बड़ा रिस्की भी होता है जी। मैं यही कह रहा हूं कि आप बधाई के पात्र हैं। शेर के जबड़े से कोई चीज निकाल के लाना आसान होता है। जहां तक एसआईटी, जी, और दूसरी बात जो एसआईटी की है, अगर मैंने ही घोटाला किया और मैं ही बैठ के जांच करूंगा तो कैसे सच निकलेगा। मैं किसी अधिकारी की नहीं बात कर रहा। अभी विजय शंकर पांडे जी ने बोला कि जो भी एसआईटी के अंदर अधिकारी हैं बहुत ईमानदार हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि वो लोग ईमानदार अधिकारी होंगे। लेकिन इतने बड़े घोटाले की जांच सिर्फ 3 अधिकारियों के ऊपर दे देना कहीं ना कहीं एक दिमाग प्राइमा फेसाई इसमें 75 जिलों में, मैं क्या कहता हूं डॉक्टर अग्रवाल, 75 जिलों में एफआईआर तत्काल दर्ज कर ली जानी चाहिए, और इसके लिए एक सीपरेट विंग बना दी जानी चाहिए अगर यूपी सरकार खुद जांच करना चाहती है तो। वरना जैसे खाद्यान्न घोटाले की जांच सीबीआई को दी गई थी, इसकी जांच भी सीबीआई को दे दी जाए। असली दलाल और किसने इस कोरोना कांड पे लूटपाट की है, दलाली खाई है, वो सामने आ जाएगा, सबका सच सामने आ जाएगा। सो कॉल्ड ईमानदार लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी। अब ये सुरेंद्र राजपूत चाहे मेरी कितनी घेराबंदी कर लें। जी डॉक्टर अग्रवाल। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। इतना बड़ा जिस स्तर का घोटाला का आकलन आपने बताया है, हम तो चाहते हैं कि आपकी जबान सरकार चाह रही है बंद हो जाए। हम तो चाहते हैं आपकी जबान इसी जांच और खबरों के बीच में खो जाएगी। तो आपने जो कहा है कि एक पूरा विंग बना के विस्तृत स्तर पर इसकी जांच हो, जहां पर रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जज को शामिल करा जाए। डॉक्टर साहब, दलाली खाई गई है, दलाली खाई गई है, दलाली खाई गई है, और ये कागज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हाँ दलाली खाई गई है, कोरोना की दलाली खाई गई है। ये कागज चिल्ला के कह रहे हैं, कोई ब्रजेश मिश्रा नहीं कह रहे हैं। अभी कुछ और बड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा, जरा वीरेंद्र जी बोल लें, फिर कुछ बड़े मजेदार आपको कागज दिखाऊंगा। भाई वीरेंद्र जी, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये तो मेरे ख्याल से इतने बड़े मैग्नीट्यूड का घोटाला तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। जरा सुरेंद्र जी की बड़ी दिलचस्पी है, बताओ इनको भाई। देखिए, घोटाला करने की खुली छूट है, और ये जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस है, तो ये इनका एक जुमला है। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का। और इनके अधिकारी पूरी तरह से जिलों में लूटपाट में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से करा रही है, अपराध से करा रही है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार और गुंडा राज को रोकने में नाकाम है।
जब एसपी हत्या कराकर पैसे ले रहा है तो ये किस मुंह से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कहते थे खनन हो रहा है अवैध, और इनके यहाँ एसपी खनन छाती से पे ले रहा है, गोली मार के ले रहा है, जेल भेज रहा है लोगों को। ये वही वाले हैं कि कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं। ये दुनिया को दिखाएंगे हम भूखे हैं और कंबल ओढ़ के अंदर माल पी रहे हैं। एसपी की पोस्टिंग में पैसा चलता है, थाने उत्तर प्रदेश में बिकते हैं, ये बात अब हर जगह जग जाहिर है। और कोरोना काल में थर्मामीटर से लेके जो भी खरीद हुई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, और आज ये इस बात का दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये बात सही है पांडे जी ने जो कही कि रेणुका कुमार उत्तर प्रदेश की ईमानदार आईएएस अफसर हैं, वो जांच करके कुछ न कुछ तथ्य देंगी। लेकिन ये जो महोबा में एसआईटी गठित हुई है, ये सलब माथुर खुद मथुरा में एक डॉक्टर का अपहरण करा के 1 करोड़ रुपया वसूल लिया था। जो अपहरण करा के पैसा लेता हो वो हत्या करा के एसपी वाले को कौन सा जो है नुकसान पहुंचाएगा? अच्छा, अभी आईजी और एडीजी की रिपोर्ट भी आगरा से आई थी इस पे। पूरी रिपोर्ट है सरकार के पास, इनको और कोई अफसर नहीं मिला जांच करने के लिए। देखिए, अरे रिपोर्ट भी तो अपने हिसाब से बनवानी है, तो फिर वैसे लोग लाने पड़ेंगे ना। अब जिसने इनकाउंटर किया, जो एक हत्या का मुलजिम है, वो बिकरू कांड की जांच कर रहा है, वो रविंदर गौड़, वो भी तो एक केस है, वो भी तो एक एसआईटी है। ब्रजेश जी, मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत परेशान थे। वो बोले कि यार बच्चे को बहुत खिलाता पिलाता हूँ लेकिन ये मोटा नहीं हो रहा है, बच्चा दुबला पतला बना हुआ है। वैभव जी सुनिएगा, थोड़ा टिप्स लीजिए। तो इस बच्चे का विकास रुक गया है। ओपी सिंह जी सुनिएगा। तो बोले कोई अच्छा डॉक्टर बताओ तो मैं जिससे दिखाऊं जिससे इसका विकास हो जाए। तो मेरे दूसरे दोस्त ने सलाह दी कि डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर इसका नाम भ्रष्टाचार रख दो तो इतना जल्दी ये इतना मोटा ताजा हो जाएगा, इतना फल फूल जाएगा कि किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे यहाँ ऐसे ही अफसर घूम रहे हैं जिनके नाम तो कुछ और है लेकिन उनका असली नाम भ्रष्टाचार है। वो खूब खा पी के मोटा ताजा बन रहे हैं। देखिए, राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं। लोग कहते हैं कि सरकारें आती और जाती रहेंगी, अस्थायी तौर पर कुछ नहीं है। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। राजा सरकार के द्वारा की गई एक लम्हे की गलती प्रदेश सदियों तक भुगतता है। तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि उत्तर प्रदेश के लोग सदियों तक उदाहरण दे कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार नहीं रोक पाई थी। जो दूसरे के भ्रष्टाचार पर कपड़ा फाड़ कर सड़क पर खड़े हो जाते थे, वो खुद घुटनों तक उनके पैर कीचड़ में सने हैं। भाई ओपी सिंह, जो दूसरे को बहुत उपदेश देते थे। ब्रजेश जी, मैं तो दीमक से अपना घर बचा रहा था और कुछ कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। तो ये उस तरह का उदाहरण न बन जाए इस देश में। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन एक बहुत पुराना शेर है धूमिल जी का, आज फिर मैं वो कहना चाहता हूँ जी, कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से सिर्फ खेलता है। मैं पूछता हूँ कि वह तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद क्यों मौन है? ये आज के भ्रष्टाचारी अफसरों पर और इस युग में बड़ी सार्थक आपको लगता है कि कोई इस पे निर्णायक कार्रवाई होगी, कोई एफआईआर होगी, कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वगैरह सरकार कराएगी, या इस पूरे मामले की लीपापोती करके खत्म कर दिया जाएगा, जैसे 69,000 टीचर की भर्ती घोटाले में लीपापोती करके मामले को ऑलमोस्ट नष्ट कर दिया गया है? देखिए, सरकार लाख कोशिश कर ले, अफसर बेईमानी से बाज नहीं आएंगे और जांच उन्हीं को करना है। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि सरकार जब हर चीज
अफसरों के चश्मे से देखने लगती है तो जनता की नज़रों में उसकी कीमत गिर जाती है, जनता की नज़रों में उसकी साख कमज़ोर होने लगती है। जी। उत्तर प्रदेश की सरकार साख के नाम पर आई थी, ये न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की, हाँ, धमाके फलाने और लालीपाप सरकार, अब की बार लालीपाप सरकार। तो ये लालीपाप न बन जाए। ये अधिकारी सरकार के जब दुलारे हो जाते हैं तो सरकार से तो वो अपना माल ले लेते हैं, हिस्सा खा लेते हैं, लेकिन सरकार का बड़ा नुकसान कर जाते हैं। जी वीरेंद्र जी। हमारे यहाँ एक साहित्यकार है, उन्होंने लिखा है कि नेता और अफसर का जब गठजोड़ हो जाता है तो प्रदेश को लूटने में कोई कसर रहती नहीं है। अब योगी जी ने बैठक की और मंत्रियों से कहा कि भाई आप लोग जवाब दीजिए जिलों जिलों में विपक्ष के हमलों का, लेकिन मंत्रियों को कोई अधिकार ही नहीं है। इनके नाखून तक तो नोच लिए गए हैं। जब गंजे के नाखूने नहीं होगा तो सर कैसे खुजलाएगा, ये बताइए आप। ये मंत्री लोगों के लिए आप कह रहे हो। जब अधिकार विहीन है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी होने की बात करती है, लेकिन संगठन के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। अफसरों ने संगठन को एकदम बेदम कर रखा है। पार्टी का रीति नीति जो सिद्धांत है, सरकार के अफसरों ने उसको बिगाड़ दिया है। विधायकों का कुर्ता फाड़ा जाता है थाने में, सब जानते हैं। और जिस तरह से अपराध बढ़ा है, खास तौर से ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हुआ है, हत्याएं हो रही हैं, यही ब्राह्मण था जिसने दिन रात एक करके बीजेपी को वोट दिया, सत्ता में लाया था। क्या इस दिन के लिए कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, और हमने क्या चाहा था तुम्हें इस दिन के लिए? ब्रजेश जी, तो ये सब और अभी क्या क्या दिन दिखाएंगे। अरे सुरेंद्र जी गुस्सा हो रहे हैं। जी वीरेंद्र जी। देखिए, रफीक सदानी ने लिखा है। अरे सर, हम क्यों गुस्सा होंगे, हम तो वीरेंद्र भाई से बड़े खुश हैं। आजकल छाए हुए हैं वीरेंद्र भाई। देखिए, रफीक सदानी ने लिखा है, जियो वीरेंद्र भाई को बहादुर। धूमिल की वो भी कविता याद दिलाना चाहते हैं कि भाषा से भदेश हूँ और इतना कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। जी वीरेंद्र जी, रफीक कंप्लीट कर। सदानी ने लिखा है ब्रजेश जी, हाँ। कि जियो बहादुर खत्तर धारी, हम्म। कि ई महंगाई ई बेकारी, नफरत के फैली बीमारी, और दुखी रहे जनता सारी, और बिकी जात भाई लोटा थारी, और जियो बहादुर खद्दर धारी, और मनमानी हड़ताल करत हो, देशवा का कंगाल करत हो, और खुद का माला माल करत हो, और तोहरे दम पे चोर बाजारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रुक करूंगा अपने दोस्त ओपी सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई ओपी सिंह जी, मेरे पास एक दस्तावेज मौजूद है, बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट सेंसिटिव इस मामले में है कि इसके कारण तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मृत्यु भी हुई। उन कोरोना से एक्सपोज्ड हुए और बाद में उनकी मृत्यु भी हुई। ये मैं आपको अप्रैल का 2 मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स का लेटर दिखा रहा हूँ, आपको मैं भेज भी दूंगा, जिन्होंने लिखा कि उनको उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन, जो यूपी सरकार की अपनी संस्था है, उसने अधोमानक यानी सब स्टैंडर्ड पीपीई किट सप्लाई किए हैं। दूसरा लेटर नोएडा से आया है, जीआईएमसी से, जो वो भी गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है। इन 2 जगहों से ये लेटर आए कि ये सब स्टैंडर्ड पीपीई किट सप्लाई की गई और इसके कारण बहुत नुकसान हुआ, कई डॉक्टर्स की मृत्यु हुई, बहुत से लोग कोरोना वायरस से एक्सपोज भी हुए। और इसका ये दस्तावेज भी लगाया गया कि किस तरह से ये सब स्टैंडर्ड है, ये दिखाया भी गया। ये जांच रिपोर्ट पे सबूत भी संलग्न है, ये मेरे हाथ में है और ये सरकारी फाइलों में दर्ज है। बजाय इस बात के कि इसके खिलाफ कार्रवाई होती, किसने सब स्टैंडर्ड पीपी किट सप्लाई की और इस मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की एमडी पर एक्शन होती, डीजी मेडिकल एजुकेशन के गुप्ता को उनके पद से ही हटा दिया गया, जिन्होंने इस कंप्लेन लेटर को आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और ये अधोमानक सब स्टैंडर्ड पीपी किट सप्लाई करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इन्हें क्यों बचाया गया और जो विसल ब्लोअर थे उन पर एक्शन क्यों लिया गया और लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों किया गया? ब्रजेश जी, मैं के सवाल का भी जवाब दूंगा
और इस डिबेट के माध्यम से ये आप कांग्रेस और सपा के साथियों ने जो अलग तरीके से हमला किया है, मैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे समय दें। प्लीज गो अहेड, आपको पूरा समय देखिए, है। मैंने शुरू में कहा कि जब ये महामारी शुरू हुई तो देश के अन्य राज्यों में डॉक्टरों और जो स्वास्थ्य कर्मी थी उनके जान को बचाने के लिए पीपी किट की खरीद किया, और मैं इसको मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी खरीद हुई, और जिस रेटों में दूसरे प्रदेशों में खरीद हुई उसी रेट पर उत्तर प्रदेश में भी खरीद हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिन रात मेहनत करके उन्होंने जिस प्रकार से रातों रात अस्पतालों में आपदा को अवसर बना लिया। एक सेकंड सुरेन जी कृपया, सुरेन जी मैं निवेदन करूंगा, डिबेट बहुत सिस्टमैटिक है, प्लीज सुरेन जी प्लीज। हाँ, अरे भाई चुप कैसे रह जाए? पूरा देश लूटे ले रहे हैं और हम चुप रह जाए? आप लूटते रहेंगे, हम चुप रहेंगे? आप आपदा को अवसर बनाएंगे, हम चुप रहेंगे? आप पूरे देश को लूट डालेंगे, हम चुप रहेंगे? आप चीन को चुप कराएंगे, हम चुप मुझे रहेंगे? बोलने दीजिए। इनकी बारी जब आएगी तो बोलेंगे। ये बहुत शांत भाई एक सेकंड राजपूत जी, राजपूत जी, आपके घर का राज है। इनको रोकिए। राजपूत जी कृपया सहयोग करें। मैं दूंगा समय, आप अपनी बात रख लेना। लड़ने से कोई फायदा नहीं है, लड़ने से। राजपूत जी, राजपूत जी आप डिबेट खराब कर रहे हो। अब आपको मेरी बात सुननी होगी। राजपूत जी डिबेट खराब कर रहे हो। राजपूत जी प्लीज प्लीज कॉपरेट, प्लीज कॉपरेट। मैं आपको टाइम दूंगा, आप बोल लेना। आप मेरे पर विश्वास रखो। नहीं, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं टाइम दूंगा। राजपूत जी बोलिए, ओपी सिंह जी बोलिए। मैं ब्रजेश जी कह रहा हूँ। बोलेंगे आप? खोलिए। अरे चुप रहिए यार। पहले अरे आपकी 70 साल कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार की है, भ्रष्ट है, देश से चली गई। आपसे बड़ा आपकी भ्रष्टाचारी घोटालेबाजों की सरकार नहीं, कदाचारी कोई आपकी नहीं। केंद्र सरकार। पूरे देश इसके को लिए लूटा आपने। शर्म नहीं आती और आपको? विपक्ष की मेहनत नहीं है। अपने किताबों में झांको। क्यों नहीं खोली अब तक? बोल। बेमतलब की बात मत बोलिए, चुप रहिए। अरे चुप रहिए, भ्रष्टाचारी अभी मैं बोल ऐसी खोलूंगा। सरकार कभी नहीं आप आई, चुप ऐसे रहिए। निकम्मों की सरकार कभी अरे नहीं इसी आई। भ्रष्टाचार निकम्मों की घोटाला के सरकार कारण कभी नहीं आई। आप पैदल हो गए। 70 साल देश को एक लूटा है, लाख गाँवों में देश को बर्बाद किया, गली कितने में घोटाले भ्रष्टाचार कर किए। दिया है। एक सेकंड, अरे सुरेंद्र जी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप एक सीनियर स्पोक्स पर्सन है। आप लोग। मैं आपसे थोड़ी डिसेंसी एक्सपेक्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज। सुरेन जी, अब मैं डिसेंसी एक्सपेक्ट करता हूँ, कृपया। ब्रजेश भाई, मैं दूंगा पूरा समय। प्रदेश लूट लिया। हाँ मैं दूंगा टाइम भाई साहब। शांत रहे। भाई साहब एक सेकंड, मेरे पे अरे भरोसा आपने तो रखो देश लूट ना, लिया। मैं टाइम दूंगा, उनको बोल लेने दो। क्यों डिबेट खराब कर रहे हो? मैं दूंगा टाइम ना। बोलिए ओपी सिंह जी। ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी डिबेट जितना तार्किक और शांतिप्रिय ढंग से होता है, बहुत कम चैनलों पर होता है। लेकिन ऐसे पार्टी के लोग हैं जिनकी कोई धुरी नहीं है, बीच में टपक पड़ते, इनको सिखाइए कि डिबेट का नियम क्या। आप बोले, आप छोड़े, आप बताएं, आप मुद्दे पर आए, मुद्दे पर आए। आपके आज पीपी किट जो है 300 रुपए मिल भाई, रहा है। आप हमें सिखाइए मत, अपनी बात बोलिए। 30% सुनिए, आप सीनियर हैं आदरणीय ब्रजेश जी के, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, वरना हम बहुत आराम से आपको नियम सिखा देंगे। भाई सुरेंद्र क्या जी, सिखा देंगे? फिर नियम ही सिखा दीजिए। एक सेकंड, मैं क्या सिखा देंगे? देखो, अगर आप लोग नहीं मानोगे, अपने विषय पर रहिए। ओके, आप भ्रष्टाचारियों के भड़कना है। आप फिर डिबेट को आप जो है डिबेट को भटका दें। ओके सुरेंद्र जी, मेरी बात मान लो, मैं टाइम दूंगा ना, जब ना दूं तब कहना। आपको नहीं सुन रहे। ओके, अरे भाई ये कह के फिर ये उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जवाब दे देना इनका, उल्टा सीधा इनको दे देना। मानते ही नहीं है, ये सत्ता का अभिमान बोल रहा है। भाई ओपी सिंह जी, आप अपनी बात कंप्लीट करो जल्दी, टाइम कम है, जल्दी बोलिए। मैंने कह रहा हूँ, और ब्रजेश जी जिस प्रकार से सपा और आपके इन लोगों ने बोला है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इन लोगों को भी कि आप पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। वो दिल्ली की आबादी 1,75,00,000 है, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। क्यों? अरे उनके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आपके यहाँ तो घनघोर भ्रष्टाचार हुआ है। 4200 उत्तर प्रदेश में क्यों मरे? क्यों उन्होंने दिल्ली से जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मरीजों को भगा? ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र राजपूत, देखिए ये पीपी किट स्कैम हुआ। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू। ओके, नोटेड, 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 प्लीज। भाई ओपी सिंह, आप तो पत्रकार रहे हो ना, आपसे तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ डिसेंसी। अब आराम से। ओके सुरेंद्र राजपूत, 20 सेकंड है सर, आप मुझे ये बताइए, सब स्टैंडर्ड पीपी किट सप्लाई करना ये मानवता के खिलाफ अपराध है, डॉक्टरों के खिलाफ अपराध है,
पैरामेडिकल स्टाफ के प्रति अपराध है, क्योंकि वो कोरोना से एक्सपोज्ड हो गए तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल होता है जीवन बचाना। ये सब स्टैंडर्ड पीपीई किट सप्लाई किए गए, मेडिकल कॉलेजेस के प्राचार्य और डॉक्टरों ने लिखित दिया, सरकार ने माना, उसके बावजूद मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की एमडी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको इटावा का कलेक्टर बना दिया गया। ब्रजेश भाई, इस तरीके की जिस तरीके से इन लोगों ने जानबूझ करके, जिनोसाइड इसको आप कह सकते हैं, जानबूझ के कराई गई हत्याएं कह सकते हैं, एक पूरे पूरे समूल के नाश को करने की आप साजिश कह सकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सके संविधान में उतनी कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने मुझे 20 सेकंड दिए, इसलिए मैं 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जी, ऑल राइट। मैं अब्दुल हफीज गांधी जी आपके पास आना चाहता हूं। ये एक नया प्रकरण है, ये पल्स ऑक्सीमीटर थर्मल स्कैनर से अलग मामला है। ये पीपीई किट सेंट्रलाइज तरीके से खरीदी गई जो सब स्टैंडर्ड थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों की कही गई बात है और उन्होंने बाकायदा जांच करके रिपोर्ट भेजी। आपको पता है कि इसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और इसका नतीजा हुआ इस्तेमाल करने का कि तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ एक्सपोज्ड हुए कोरोना से, उनमें से कई लोग गंभीर रहे और पता नहीं इनमें से कोई कितने बचे भी होंगे। अभी इसकी जांच हो तो एक अलग विषय निकलेगा और इस एमडी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हैरानी की बात, इस पर तो एफआईआर होनी चाहिए। गैर इरादतन हत्या और भ्रष्टाचार, 2 धाराओं में एफआईआर होनी चाहिए। ब्रजेश जी, मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है कि इस सरकार को डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसकी कोई भी चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो ये सब स्टैंडर्ड पीपीई किट नहीं खरीदी जाती। आप समझ सकते हैं कि पीपीई किट कितनी ज़रूरी है। और यही नहीं, पूरे अगर आप देखें जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ इस तरह के घोटाले हुए हैं। तो ये घोटाले जो है, जांच रिपोर्ट में एक डॉक्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी। उन्होंने व्हाट्सएप किया, उत्तर प्रदेश सरकार के एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर लिखा इस पीपीई किट को इस्तेमाल करने के बाद, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन किट्स आर गुड फॉर नथिंग, वेरी पुअर क्वालिटी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सएप का जो सरकार का, और ये जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। ये ब्रजेश मिश्रा का डायलॉग नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, ये बहुत अफसोसनाक मैंने कहा। और कोई जांच करना चाहे तो मैं ये कागज देने को तैयार हूँ। आपको याद होगा जब ये लीक हुआ था, जब ये एक्सपोज हुआ था, तो इस बात के लिए जो है वो पत्रकार को बुलाया गया था कि लीक कैसे हुआ। मतलब सरकार इसको छुपाना चाहती थी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऊपर बैठे हुए लोग भी आप क्या चाहते हो, किस प्रकार की कार्रवाई हो? देखिए, हम चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये कोविड किट घोटाला है इसकी भी होनी चाहिए और पीपी की किट भी होने चाहिए। जो आपदा को अफसर बनाने वाले लोग हैं, ओके, ये आपदा को अफसर बनाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। शुक्रिया वैभव महेश्वरी। ये 2 सेपरेट मामले, बल्कि 3 मामले हो गए। एक गांव स्तर पर खरीद हुई, पंचायती राज विभाग ने की। दूसरा नगर विकास विभाग ने नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में खरीद की। और तीसरा ये मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने घटिया पीपीई किट खरीद की, उसके दस्तावेज। 3 सेपरेट मामले। इतने तो वो हैं जो हमें मिले हैं, अब भाई साहब पता नहीं कितने जो अभी फाइलों में हैं, वो निकाल पाना अब मुश्किल होगा, क्योंकि आज मैंने डिबेट कर दी, अब फाइल मिलेगी नहीं। बोलिए। मेरे कुछ मित्र ब्रजेश जी डॉक्टर हैं इस उत्तर प्रदेश सरकार में, तो पीपीई किट की जब खरीद हुई थी तो वो एक दिन आए थे, तो मैंने कहा पीपीई किट अब तो आपको मिल गई है, क्योंकि बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि मिलेगी मिलेगी। तो उन्होंने कहा भाई साहब जो पीपीई किट मिली है वो दिल्ली के चांदनी चौक में पटरी पर जो 100 रुपये की बरसाती मिलती है उससे ज़्यादा ख़राब है। और हम अपनी पीपीई किट खरीद के वहाँ जाते हैं और तब मरीजों का इलाज करते हैं। ये सरकार वाकई हमको मारने पर उतारू है। तो ये हालात मैंने डॉक्टर से सुने थे, तो लगा था कि किसी घोटाले की नींव रखी जा रही है, तभी पता लग गया था। अब आपके हाथ में कागजात हैं, आपने जरूर इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत रिस्क उठाया है, आपके हाथ में कागजात हैं। तो ये घोटाला कितना बड़ा घोटाला बन के सामने आया है। आप क्या चाहते हो, इसकी कैसी जांच हो? इसमें सबसे पहले तो इस प्रदेश सरकार के हाथ से जांच के अधिकार वापस लिए जाएं। ये इनके जांच किसी भी तरह का अधिकार ये तो तभी पॉसिबल है जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में, इसकी सुपरविजन के अंडर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, तब कुछ उम्मीद थोड़ी सी कर सकते हैं। विजय शंकर पांडे जी, ऑलराइट, थैंक यू विजय शंकर पांडे जी। ये एक सेपरेट मामला है सर, जो सब स्टैंडर्ड पीपीई किट मेडिकल कॉरपोरेशन ने खरीदी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल चिट्ठी लिखकर, सीनियर डॉक्टर्स सरकारी ग्रुप पे व्हाट्सएप भेजकर कहते हैं इसको वापस करो, ये मार डालने वाली पीपीई किट है, हम कोरोना वायरस से एक्सपोज्ड हो रहे हैं, हम उस वायरस का शिकार हो रहे हैं, ये पुअर क्वालिटी है। पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये किट भी वापस हुई या नहीं हुई, पेमेंट्स की क्या पोजीशन है, ये तो फाइलें देख कर पता चलेगा। पर जिसने विशल ब्लोअर था उसको हटा दिया गया पद से।
ब्रजेश जी, ये जो आपने आज ये इशू उठाया, ये देखिए, ये साफ शो करता है कि हमारी सरकारें कितनी संवेदनहीन हो गई हैं और उनको किसी की चिंता नहीं। और ऐसे समय में भी भ्रष्टाचार करने वाले पर दंड न देकर जो भ्रष्टाचार की बात उठाए उसको परेशान करती है। देखिए, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में खरीद फरोख्त में घपला का बहुत लंबा इतिहास है और इसकी आदत जो है वो हमेशा से बिगड़ी हुई है। ब्रजेश जी, वो अपनी आदत से कैसे बाज आ जाते? तो जब उन्हें कोरोना काल में खरीद करने का मौका मिला तो अपनी पुरानी आदत पे उतर आए। मेरा जो अनुभव रहा है वो ये कि इस स्वास्थ्य विभाग में खरीद के नाम पर हमेशा सालों साल, आपसे बता रहा हूं, घपले होते रहे और लेकिन कभी भी एक भी व्यक्ति ठीक से दंडित नहीं हुआ। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसकी एक स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें जेल जाना चाहिए। और डॉक्टर अनूप अग्रवाल, आपका क्या मत है सर कि इस तरह की जब आप लोग परचेज करते हैं अपने नर्सिंग होम वगैरह के लिए, तो आप लोग भी कोई देखते होंगे ना, 2-4 जगह से कोटेशन मंगाते होंगे, मार्केट रेट पता करते होंगे, कि ऐसे ही खरीद लाते हैं आप लोग? नहीं, कभी ऐसे नहीं खरीदते हैं। उसकी क्वालिटी देखते हैं, क्योंकि हमें पहनना है, हमारे स्टाफ को पहनना है। उसकी क्वालिटी देखते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, 4 जगह से प्राइस लेते हैं, उनसे प्राइस को निगोशिएट करते हैं। और मैं आपको बताऊं ब्रजेश जी, एक भयावह स्थिति यह है कि देश भर में सामान्य मृत्यु दर कोरोना से 1.74% है, लेकिन डॉक्टर्स की 11% है, यानी कि सामान्य पर्सन से 5 गुना ज्यादा डॉक्टरों की कोरोना काल में मृत्यु हो रही है कोरोना के कारण। क्या इसका एक कारण ये पीपी किट भी है? ये डेफिनेटली एक सोचनीय विषय है और बहुत शर्मनाक बात है। ये बड़ा गंभीर विषय है। अगर इसके अंदर पीपी और मैं ये मेरे जांच रिपोर्ट है, ये जांच रिपोर्ट है और ये जांच रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के मेडिकल कॉलेजेस, चिकित्सा शिक्षा विभाग, DGME की रिपोर्ट, विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, सबकी रिपोर्ट है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, पीपी किट की क्वालिटी जांचने वाले की रिपोर्ट, सब कुछ है। मतलब इसको लेकर अगर आप पुलिस स्टेशन चले जाएं तो आपसे विवेचक कोई सवाल नहीं करेगा, तुरंत FIR करके मुलजिम की तरफ पकड़ने दौड़ेगा। लेकिन साहब FIR करे कौन? भाई OP सिंह, कहो तो कागज भिजवा दूं आपके पास। OP सिंह जी, आप कहो तो कागज भेज दूं, आप ही करा दो FIR, हम सब छुट्टी पाए, आप ही कराओ भाई। ब्रजेश जी, कहना चाहूंगा जी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पूरा ये देश जानता है कि वो एक सख्त और ईमानदार अजीब बात है। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी यही समय है उनको बेदाग साबित करने का। मतलब FIR कराइए, उनको बेदाग साबित करिए। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और पांडे जी, विजय शंकर पांडे जी ने एक सवाल मुझसे कहा था, उन्होंने कहा था कि जून में इसके रेट निर्धारित किए। तो विजय शंकर पांडे जी को मैं बताना चाहता हूं कि 24 जुलाई 2020 को पांडे जी के जूनियर हैं मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, ये नोडल अफसर भी हैं। इन्होंने पहली बार ये रेट निर्धारित किया कि ये कोरोना किट 2800 रुपये अधिकतम में खरीदी जाए, पहली बार। कब? 24 जुलाई 2020 को। इसके पहले मनमानी थी, इसके पहले लूट की खुली छूट थी और शासन के अधिकारियों को सब पता था। यानी ये घोटाला कोई सामान्य नहीं है, ये कोई ग्राम प्रधान, सचिव, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अकेले नहीं किया है, फर्मों ने, सिंडिकेट ने अकेले नहीं किया है। दलाल और घोटालेबाजों के तार बहुत ऊपर तक बहनों भाइयों जुड़े हैं और उनको सार्वजनिक नंगाकरण उनका किया जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।